ये बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से थोड़ा अलग है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि जब हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पदार्थ पे देते हैं, तो वो पदार्थ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है ना। यही फंडामेंटल आइडिया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है एंड आफ्टर दैट इमिशन होता है। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये दोनों ही नहीं होता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस मामले में बाकी ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंट है, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन नहीं होता है। इस बात को क्लियरली समझें। तो यहां क्या होता है, यहां स्कैटरिंग होती है। तो यहां एक बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये जो टेक्निक है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम मेजर करते आए सॉरी, मॉलिक्यूल की रोटेशनल और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमने रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है। वाइब्रेशनल हम रोटेशनल पढ़ चुके हैं। वाइब्रेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम पे इसके पहले का चैप्टर है। तो लेकिन एक मजेदार चीज ये है कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की जानकारी केवल उन्हीं के स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं का है जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यहां पर इस टेक्निक को डेवलप किया था 1923 में ए स्मैकल ने, और बाद में 1928 में सीवी रमन और के एस कृष्णन, 3 लोग। तो सबसे पहले हम देख लें कि द टेक्निक वाज ठीक है, ए आवाज नहीं आ रही, चलो आएगी अभी। ठीक है, अभी आ रही। हाँ, ए स्मैकल 1923 में, और इसके बाद सी वी रमन एंड एस के कृष्णन, इन लोगों ने 1928 ये टेक्निक डेवलप की। अब हम थोड़ा थोड़ा जान लें इन टेक्निक्स के बारे में कि इंफ्रारेड से ये टेक्निक कैसे अलग है। जरा जरा सा पॉइंट है, सिमिलैरिटी क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस रीजन में किया जाता है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंज जो यहां पे हम यूज करते हैं वो है 400 टू 700 नैनोमीटर, जिसको हम विजिबल रेंज के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज हो रही है, दैट इज नॉट इंफ्रारेड, दैट इज नॉट माइक्रोवेव। जबकि हम पता उन्हीं की चीजें लगा रहे हैं, है ना। हम पता लगा रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बारे में, हम पता लगा रहे हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल के बारे में, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं वो एनर्जी। हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन, दैट इज विजिबल लाइट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही इस बात को डिनोट करता है कि द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, तो पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी is not based on absorption or
एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, ये बेसिक आइडिया आपका हो गया। इसके बाद बारी आती है सिमिलैरिटी बिटवीन रमन एंड आईआर। रमन और आईआर के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? तो आप चाहे तो पॉइंट वाइज नोट भी कर सकते हैं रफली। पहला है, रमन एंड आईआर स्पेक्ट्रा प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एट द प्योरली इंपिरिकल लेवल। इंपिरिकल यानी का मतलब होता है अनुभविक रूप से, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे। ठीक, एंड परमिट एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड। तो सबसे पहली बात यह है कि ये फिंगरप्रिंटिंग लेवल पे, इसका मतलब ये है कि बहुत स्पेसिफिकली इनके स्पेक्ट्रम होते हैं फॉर इंडिविजुअल कंपाउंड विच आर नॉट सिमिलर टू एनी अदर कंपाउंड। तो सीधी सी बात यह है कि रमन स्पेक्ट्रम भी हर एक कंपाउंड का अलग स्पेक्ट्रम होता है, आईआर स्पेक्ट्रम भी फिंगरप्रिंट रीजन में हर एक कंपाउंड का अलग होता है। तो फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ही यही है कि जब किसी से मैच न करे तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है ना? तो यहां देखिए, रमन और आईआर दोनों स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंटिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है बेटा, है ना? तो पहला जो सिमिलैरिटी है वो ये है, बोथ प्रोवाइड, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है या नहीं, ये पहले बताइए। मैं एक बार और करके देखता हूं। अच्छा, एक सेकेंड रुके। अभी आ रही है? अभी आ रही है? कई जगह बेटा नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो खच 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 करके आवाज आती है, खचखचाहट के साथ। तो आपके याद है, आपके सिलेबस में एक और टॉपिक भी है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, पढ़ा है? सिग्नल टू नॉइस रेशियो ही यही चीज है जो आपको देखने को मिल रही है। सिग्नल मीन्स माई वॉइस, जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो आपके लिए सिग्नल है, और उसके साथ और चीजें जो आपको मिल रही हैं, कोई स्क्रीमिंग साउंड, कोई मैकेनिकल साउंड, कुछ और, दैट इज नॉइस। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो का मतलब होता है आपका इक्विपमेंट या आपका सिस्टम कितना बढ़िया तरीके से इन दोनों चीजों को एडजस्ट करता है कि आप तक मैक्सिमम सिग्नल पहुंचे और नॉइस मिनिमम रहे। तो अभी आपका सिग्नल वैसा नहीं काम कर रहा है। दो लोगों के माइक ऑन है, सानिया और किसका, माइक बंद कर लीजिए, इससे भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो सबसे पहली बात, बोथ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी इनसे मिलने वाली जानकारियां बहुत शानदार होती हैं, जिसके बेस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग रीजन या फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस में यही एक खास बात होती है कि चलिए दो डिफरेंट कंपाउंड है, लार्ज डिफरेंसेस है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल, क्वाइट डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ऐसे में सिग्नल का अलग होना कुछ अलग नहीं है, लेकिन मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल या हेक्सेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड सिर्फ एक CH2 का फर्क है। ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करके बता पाने वाला लायक स्पेक्ट्रम आईआर में भी मिलता है हमको और रमन में भी मिलता है। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट। दूसरा, both the methods are used for the determination of internal vibration of covalently bonded molecules। यानी इन दोनों का इस्तेमाल
डिटरमाइन वाइब्रेशनल एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हो आप, ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उन कोवेलेंट बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, उन कोवेलेंट बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है, इसका पता आईआर से भी चलता है और रमन से भी पता चलता है। तो ये सिमिलैरिटी हुई इन दोनों की। लास्ट, both method provide information regarding the lattice structure of ionic molecule in crystalline stage। तो थर्ड है, used to determine lattice structure or information about lattice। लैटिस का मतलब क्रिस्टल जाल, क्रिस्टल किस तरह का क्रिस्टल आयनिक कंपाउंड बना रहा है, उसमें क्या बॉन्डिंग है, उस बॉन्ड की क्या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट लैटिस इन आयनिक कंपाउंड। तो ये आपका कुछ फंडामेंटल तीन सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन रमन स्पेक्ट्रम एंड आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जैसे हमने माइक्रोवेव पढ़ा, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है रोटेशनल एनर्जी में चेंज के लिए, ऐसे ही आईआर स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज को जानने के लिए। तो जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशन ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज ला सकता है। लेकिन जब हम विजिबल या आईआर की बात करते हैं, यूवी की, सॉरी, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ लाइट have large amount of energy in comparison to infrared। इंफ्रारेड की तुलना में इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सो दे ब्रिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि ये एनर्जी इतनी होती है कि इससे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे चला जाता है। लेकिन यहां मजेदार चीज ये है कि हम इतनी ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन का इस्तेमाल क्या पता करने के लिए कर रहे हैं, वाइब्रेशन और रोटेशन, कम एनर्जी की चीजों की जानकारी का पता करने के लिए कर रहे हैं। ये टेक्निक रमन में है। ठीक है, अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन रमन एंड आईआर। स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह छोटा छोटा वर्ड्स लिख लेना, ठीक है। ठीक है, पहला है रमन स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, वेयर आईआर स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यही मैंने पहले लिखवाया था आपको सबसे पहले, कि रमन स्पेक्ट्रा occurs due to scattering of electromagnetic radiation, जबकि आईआर स्पेक्ट्रा occurs due to absorption of electromagnetic
रेडिएशन। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, है ना। नंबर 2, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड्स whether the Raman spectra will be obtained or not। अच्छा, यहां दो वर्ड्स हम यूज करेंगे। पहला है डाइपोल मोमेंट या परमानेंट डाइपोल और पोलराइजेबिलिटी। खैर मैं लिख देता हूं, पोलराइजेबिलिटी decides whether Raman effect will occur or not। ठीक है ना। Raman spectra will obtained or not। पोलराइजेबिलिटी को हम कहते हैं ध्रुवणीयता। ध्रुवणीयता, ध्रुवणीयता का क्या मतलब होता है? सपोज कीजिए एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह इक्वल है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा, पहली बात तो नॉन पोलर है, लेकिन जैसे ही इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराती है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में इसकी सिमेट्री, इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाता है और अब ये कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा पोलराइज्ड हो जाएगा। यानी कि अब इसका शेप ऐसा नहीं रहेगा, ये जरा सा क्या हो जाएगा, डिस्टार्ट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। कोई मॉलिक्यूल कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है ना, डिस्टर्ब कर सकता है। दैट इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी एंड इट कैन बी अकर। तो पोलराइजेबिलिटी तो आपको समझ में आ गई। तो रमन स्पेक्ट्रम इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस हुई या नहीं हुई। अगर मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी है तो चांस है कि रमन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होगा या नहीं। और आईआर किस पे डिपेंड करता है? परमानेंट डाइपोल, presence of permanent dipole moment decides whether IR spectra will be obtained or not। दोनों में क्या फर्क है? जैसे HCl, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है तो ये IR स्पेक्ट्रम देगा, लेकिन N2 मॉलिक्यूल, इसमें क्या नहीं होता, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो ये IR स्पेक्ट्रम नहीं देगा। लेकिन मजेदार चीज देखिए कि HCl रमन स्पेक्ट्रम देगा और N2 भी रमन स्पेक्ट्रम देगा, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रम का परमानेंट डाइपोल से मतलब नहीं है। जब लाइट इंसिडेंट इससे टकराएगी तो ये पोलराइजेबिलिटी इसमें इंड्यूस हो रही है, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही मेन मतलब है। तो वो तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसलिए रमन स्पेक्ट्रम उन मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को भी डिटरमाइन कर सकता है, जिनको आप डायरेक्टली आईआर से पता नहीं लगा सकते। ये एक बेनिफिट भी है इसका। थर्ड है आपका, जैसे अभी जस्ट जो मैंने कहा,
Homonuclear diatomic molecules are often found to be active in Raman but inactive in IR। देखिए यही चीज मैं अभी अभी आपको बोल रहा था। Homonuclear molecules like H2, N2, O2 are जनरली, ऑफ्टन का मतलब होता है जनरली, अक्सर, जनरली IR इनएक्टिव, IR में ये स्पेक्ट्रम नहीं देते, बट आर रमन एक्टिव, रमन में ये दे देते हैं। तो ये डिफरेंस भी है और एक बेनिफिट भी है हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट है, वाटर कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट इन रमन बट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट इन IR। क्यों? इससे देखो ये सब क्वेश्चन भी है आपके। फोर्थ, water can be used as solvent in Raman but not in IR। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वाटर इटसेल्फ एक परमानेंट डाइपोल रखता है। तो जब आप IR स्पेक्ट्रम, IR रेडिएशन इसके ऊपर डालेंगे तो वाटर खुद का स्पेक्ट्रम जनरेट कर लेगा, वाटर IR स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे में जो सब्सटेंस आप इसमें डिसॉल्व किए हैं उसके साथ साथ आपको मिक्स होके वाटर का भी स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको इसको वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाने में नुकसान है कि भाई मिक्स्ड स्पेक्ट्रम मिल रहा है, समझे ही नहीं आएगा वाटर का है किसका है। तो इसलिए वाटर का इस्तेमाल IR स्पेक्ट्रम में सॉल्वेंट के रूप में नहीं हो सकता, जबकि रमन में हो सकता है। फिर लास्ट पॉइंट है, रमन स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स while IR spectra of liquid and solid are quite diffused। यानी कि IR स्पेक्ट्रम मोस्टली हम गैसियस स्टेट का ही ले पाते हैं, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में डिफ्यूज्ड मिलता है, यानी काफी मिला जुला सा मिलता है, हम ये कहें विसरित सा मिलता है। इसलिए IR स्पेक्ट्रम बेसिकली गैसियस स्टेट के लिए अच्छा है, जबकि रमन लिक्विड स्टेट के लिए भी बढ़िया है, गैस के लिए भी बढ़िया है और सॉलिड के लिए भी बढ़िया है। तो ये एक स्क्रीनशॉट का मामला है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनिशियल